हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर और उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब स्टूडेंट, हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा विद्युत बल रेखाएं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम मिस कर गए थे बीच में, इसलिए इसको हम आज पढ़ रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं, या इसको हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं कहो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहो, एक ही बात है, परंतु इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये ज्यादा उपयुक्त एप्रोप्रिएट शब्द इसके लिए होगा। स्टूडेंट्स, हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र क्या था कि कोई भी आवेश है उसका प्रभाव जितनी दूरी तक रहता है वो होता है उसका विद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा होती है। समझ गए ना मेरी बात? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश रखते हैं तो बल की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। मेरी बात समझ गए ना स्टूडेंट? इसको हम अन्य शब्दों में भी बोल सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो उस रेखा को हम विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की। पहला गुण, स्टूडेंट्स, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर अग्रसर होती है। स्टूडेंट्स, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखा नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो काल्पनिक होती है, परंतु इनके द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं वो वास्तविक होता है, रियल होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होगी, इनके द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होगा वो वास्तविक होगा। पहला गुण स्टूडेंट, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुण स्टूडेंट्स, जैसे ये एक धन आवेश है और ये एक ऋण आवेश है, तो विद्युत बल रेखा धन आवेश के या जो अपना धनावेशित गोलीय चालक है उसके लंबवत ही निकलेगी। यानी कि इससे बल रेखा जब निकलेगी तो वो इस रूप में निकलेगी, लंबवत निकलेगी और लंबवत ही, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा और लंबवत ही प्रवेश करेगी, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। समझ गए ना स्टूडेंट्स? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेशित गोलीय चालक से लंबवत निकलती है और लंबवत ही उस पर खत्म होती है, समाप्त होती है। तीसरा गुण स्टूडेंट्स कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। इसका क्या रीजन होगा स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे हम मानते हैं कि ये एक और ये दो बल रेखाएं हैं, ये मान लिया काट गई, ऐसा होगा नहीं। तो ये कटान बिंदु हुआ, इस कटान बिंदु पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं स्टूडेंट्स?
एक तो इसके अनुदिश खींची जा सकती है और एक इसके अनुदिश। यानी कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई स्टूडेंट, एक ये दिशा और एक ये दिशा। क्योंकि विद्युत बल रेखा, जैसे ये विद्युत बल रेखा है तो मैंने इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और अगर ये काट गई तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। यह था तीसरा गुण। चौथे गुण की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। जैसे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो ये बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई है स्टूडेंट, इनकी लंबाई के अनुदिश यानी इस प्रकार से सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यह आकर्षण को दर्शाता है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करना, इसका मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। पांचवें गुण की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत परस्पर दूर हटने का प्रयास करती है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, 5 नंबर, जैसे ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी, लंबवत निकलेगी स्टूडेंट इस प्रकार से। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है। वो जो गुण था वो ये बता रहा था कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है। पांचवा गुण ये बता रहा है कि लंबाई के लंबवत यानी इस दिशा में ये फैलने का प्रयास करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इसकी या इस क्षेत्र रेखा की हम बात करें तो सभी धन आवेश से ही निकलती है, इस कारण इनके बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। इस कारण ये लंबाई के लंबवत परस्पर फैलने का प्रयास करती है। तो ये 5 गुण हो गए। अब हम छठे गुण की बात करते हैं स्टूडेंट। छठा गुण देखिए स्टूडेंट कि जैसे हम एकल धनावेश लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एकल धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो किस प्रकार होगी? एकल धनावेश से विद्युत बल रेखा सदैव इससे दूर की तरफ होगी, मतलब बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी। ये लीजिए स्टूडेंट, एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेशित गोलीय चालक से सदैव दूर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है। सातवां गुण देखिए स्टूडेंट, अगर हम एकल ऋण आवेश लेते हैं स्टूडेंट तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से होगी, उनकी डायरेक्शन इस ऋणावेश की ओर होगी स्टूडेंट। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, इसलिए एकल धनावेश से तो बाहर निकलेगी क्षेत्र रेखाएं, जबकि एकल ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ये सातवां गुण था। आठवें गुण की बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे अपने पास दो समान परिमाण के धन आवेश हैं, ये लीजिए, दोनों का परिमाण समान है स्टूडेंट और ये पास पास रखे हैं, तो इससे भी क्षेत्र रेखाएं निकलेगी इस प्रकार से और इससे भी क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। दोनों धनावेशों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी स्टूडेंट्स, पर धनावेश से प्रारंभ होकर कभी धनावेश पर नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि इससे और इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो इनके बीच यहां पर बीचों बीच अगर इनके परिमाण समान है तो इनके बीचों बीच यहां पर कोई भी बल रेखा, क्षेत्र रेखा नहीं पहुंच पाएगी। इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम कहते हैं
उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट इसको। न्यूट्रल पॉइंट समझ में आए ना स्टूडेंट, कि अगर समान परिमाण के दो धनावेशित चालक हम रखते हैं तो उनके बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कोई भी बल रेखा नहीं पहुंच पाती है, उस बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। ये 8वां गुण था स्टूडेंट इनका। अब हम बात करते हैं 9वें गुण की। 9 नंबर गुण देखिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं कुछ विद्युत बल रेखाओं को यहां दर्शाता हूं। जैसे मैंने ये विद्युत बल रेखाओं को दर्शाया, ये काल्पनिक रेखाएं हैं स्टूडेंट, ये बात दिमाग में रखना, वास्तविक नहीं है, परंतु इनके द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाएगा विद्युत क्षेत्र, वो रियल है, वास्तविक है। ये मैंने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई, तो इनके बीच ये जो दूरी है, परस्पर जो दूरी है, अगर ये सेम है स्टूडेंट तो इसे हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। इसे हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। समझ गए स्टूडेंट? अगर विद्युत बल रेखाओं के बीच परस्पर दूरी हमेशा एक समान रहती है, जैसे यहां पर ये दूरी अगर समान है तो उसे हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं स्टूडेंट इसको। 10वां गुण स्टूडेंट, अगर विद्युत बल रेखाओं के बीच परस्पर दूरी अगर भिन्न भिन्न है, कहीं ज्यादा है, जैसे ये दूरी कम है, ये ज्यादा हुई, ये फिर अलग हो गई, तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे हम कहते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। ये था स्टूडेंट 10वां गुण। समान विद्युत क्षेत्र समझा हमने, असमान विद्युत क्षेत्र। समान विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा स्टूडेंट? कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच परस्पर दूरी समान हो। अगर परस्पर दूरी असमान है तो वो असमान विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट 11वें गुण की बात करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अभी हमने ये बात की कि दो समान परिमाण के आवेश हैं, तो उनके बीचों बीच यानी उनके मिड पॉइंट पर एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। अब जैसे मैं दो आवेश लेता हूं Q1 और Q2, दोनों धनावेश है स्टूडेंट, यहां भी दोनों धनावेश लिए थे, तो इनके बीच कहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या उदासीन बिंदु मिलेगा, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अगर दो भिन्न भिन्न परिमाण के धनावेश हैं तो उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, Q1/R1² बराबर Q2/R2²। स्टूडेंट, ये जैसे उदासीन बिंदु है P, तो Q1 से दूरी R1 है और Q2 से दूरी R2 है। ये एक फंडामेंटल रिलेशन है। ये कब लागू होगा स्टूडेंट? जब इसको हम अभी एक न्यूमेरिकल के द्वारा हल करेंगे स्टूडेंट, कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर समान परिमाण नहीं है परंतु दोनों धनावेश हैं तो उदासीन बिंदु के लिए हम Q1/R1² Q2/R2² लिख सकते हैं। P पर क्या होगा स्टूडेंट? P पर एक उदासीन बिंदु होगा, इसका मतलब Q1 और Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो यहां पर बराबर होगा। उदासीन बिंदु का मतलब यही है स्टूडेंट कि एक ऐसा बिंदु जहां पर दो विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कोई विद्युत क्षेत्र वहां नहीं होगा, उसे हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ये थे स्टूडेंट्स विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। अभी मैंने ये जो बताया है स्टूडेंट, Q1/R1² बराबर Q2/R2², इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, जैसे दो धनावेश हैं अपने पास, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। ये दो धनावेश है स्टूडेंट। इस आवेश का जो मान है वो 2 × 10⁻⁻8 कूलाम है स्टूडेंट, और इस आवेश का मान 4 × 10⁻8 कूलाम है।
मेरा प्रश्न समझ में आया ना स्टूडेंट, कि दो आवेश हैं, 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम और 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम। हमें ये ज्ञात करना है कि इनके बीच कौन से बिंदु पर जो है वो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। देखिए, उदासीन बिंदु तभी मिलेगा स्टूडेंट जब इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो। मैंने ये मान लिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसके कारण इस दिशा में। देखिए, अगर इन दोनों आवेशों के परिमाण सेम होते तो विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होता? मिड पॉइंट पर दोनों के परिमाण सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक बिंदु की कल्पना की जिसकी Q1 से दूरी x है, तो Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 2 माइनस एक्स मीटर। ये लीजिए। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है स्टूडेंट। देखिए, P पर विद्युत क्षेत्र 0 कब होगा? जब इसके और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बराबर हो। इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, के Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे P की दूरी x है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा स्टूडेंट? के Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ गए ना स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट्स, K से K दोनों तरफ कैंसिल हुआ। देखिए, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, वो वाली चीज आ गई। इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आवेशों के परिमाण भिन्न भिन्न हैं तो उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए Q1 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर होगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। Q1 की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू स्टूडेंट 4 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात माइनस 8, और ये है 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 और 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, 10 की घात माइनस 8 दोनों तरफ कैंसिल कर दी मैंने। समझ गए स्टूडेंट? तो अब अपने पास ये चीज बची 2 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटा में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए ना स्टूडेंट? ये बचा अपने पास। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है स्टूडेंट। इसको मैंने लिखा स्टूडेंट 4x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा स्टूडेंट्स। इसको लिखा 4x स्क्वायर। इसको खोल रहा हूं स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरीके से, तो ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये हो गया स्टूडेंट 4x स्क्वायर बराबर 8 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x। ये हो गया स्टूडेंट 8x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8। इसको मैं इधर ले गया स्टूडेंट, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आया स्टूडेंट, माइनस 8x जो था वो हो गया प्लस 8x। इसको मैं इधर ले गया स्टूडेंट, माइनस 8 बराबर 0। इस इक्वेशन में 2 का भाग दे सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ये बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट इसको, यहां 2 से डिवाइड हुआ, यहां से। इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके मैंने फ्रैक्शन किए 2x, या इसको हम श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधर आचार्य का सूत्र है स्टूडेंट अपने पास कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके दो रूट होते हैं स्टूडेंट, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की सहायता से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहां पर a की जो वैल्यू है वो 1 है स्टूडेंट, और
बी की जो वैल्यू है वो 4 है स्टूडेंट, और सी की जो वैल्यू है वो -4 है स्टूडेंट। इन सभी वैल्यूज को रखेंगे तो अपने पास x के 2 उत्तर आ जाएंगे स्टूडेंट। ये था अपना आज का प्रश्न स्टूडेंट। अपना पहला जो चैप्टर है थ्योरिकली वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।